आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में राजन सिंह जो चल रहा है ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत का पेपर सेकंड का ये वीडियो नंबर 3 है। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रश्न नंबर 86 तक पढ़ा था, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था और समझा था और एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे प्रश्न नंबर 87 से। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को जो भी DLED फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए PDF प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आपको PDF मिल जाएगा जो भी पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 87, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि प्रकृति का अनुसरण सूत्र नाम है, नाम से ही क्लियर है कि अनुसरण करना है किसका? प्रकृति का। यानी कि प्रकृति से अनुसरण करते हुए या उसको माध्यम मीडियम मानते हुए बच्चों को शिक्षा दिया जाना है और उसे उसके माध्यम से उसका अधिगम कराना है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। यानी कि प्रश्न पूछना और उत्तर देने की जो टेक्निक है। विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। यानी कि जब कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी देता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो संकोची प्रभाव से दूर होने लगता है। छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय अगर छात्र शिक्षक से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उससे जिज्ञासा और रुचि बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 89 है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक हैं। यानी कि जब ये पूछेगा कि खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है तो बताना है यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक ने। उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो नाम से ही स्पष्ट है बाल केंद्रित, यानी कि सर्वे सर्वा बाल केंद्रित में क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाएगा? शिक्षक को केंद्र मान करके शिक्षा दी जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 91 है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसका डायग्नोस किया जाता है। जैसे कोई बीमारी है सबसे पहले उसका डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद डायग्नोस करने के बाद उसका रेमेडी या दवा बताया जाती है। तो उसी प्रकार किसी भी बालक की कोई शिक्षण अधिगम समस्या आ रही है तो सबसे पहले उसे निदानात्मक शिक्षा दी जाएगी और बाद में उसका उपचार किया जाएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। ठीक है, छात्रों की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। यानी कि छात्र किस कारण से असफल हो रहे हैं उसका जानकारी को प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं। यानी कि जब हम छात्र के असफलता के बारे में उस समस्या का जब पता लगा लेते हैं तो उसे निदान कहते हैं। और जब उस समस्या को दूर करने को जो टेक्निक हो गई, जो उपाय हो गए, जो निवारण के तरीके हो गए, तौर तरीके हो गए, उनको हम क्या कहेंगे? उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। प्रश्न नंबर 92 है, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। जैसे किसी भी पाठ को या कहानी को सुनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले प्रस्तावना लिखी जाती है।
प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना कौशल में। प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। प्रश्न नंबर 93 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है? काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना या घटक है, यानी कि जो काठिन्य निवारण है ये साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है अगर हम उसे रख रहे हैं तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है जिसके वजह से वो टिकाऊ हो और साफ़ सुथरा और बोधगम्य और रुचिकर बनी रहे। तो उसे उचित स्थान पर रखना चाहिए, कीड़ों से बचाना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, पृथक कक्ष होना चाहिए, उसका एक अलग से कमरा होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, मरम्मत उसका टाइम टाइम टू करना चाहिए, आच्छादन करना चाहिए, प्रयोग में सावधानी यानी कि रंगना होना चाहिए, आच्छादन। प्रश्न नंबर 95 है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो स्केल, चांदा, प्रकार, ठीक है, गुनिया हो जाएगा, इस और भी जो भी होती हैं हो जाएंगे। शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बता दीजिए। तो मानसिक क्षमता का विकास और क्रियाशीलता का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, बहुत सारा विकास है शिक्षण के। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? रेमेडियल टीचिंग से क्या अभिप्राय है? रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि किसी बालक की असफलता के बारे में पता लगाना वो निदान कहलाता है, और उस असफलता क्यों मिल रही है उसे उसको जिस उपाय के या टेक्निक के थ्रू उसे दूर किया जाता है वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, देखिए प्रश्न नंबर 98 2018 में पूछा है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? फिर से वही प्रश्न पूछ दिया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बार बार दिया, इसका मतलब ये 2-3 बार आया है, मतलब मैक्सिमम टाइम आया, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अभिप्राय ये है कि बालक के जो भी सेंसेस हैं या सेंसरी नर्व हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, यानी कि उनको अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा के प्रति इसी का उपयोग किया जाता है, तो उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 99, कहानी कथन यानी कि कहानी को कहना टेक्निक प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? तो कहानी कथन एक ऐसी प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति विकास करने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे भी कहानी कथन प्रविधि है उसके माध्यम से छात्रों के अंदर और उनके माइंड को तेज करने के लिए कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, इमेजिनेशन पावर बूस्ट किया जाता है कहानी कथन प्रविधि के थ्रू। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? नाम से यह स्पष्ट है कि किसी सब्जेक्ट या प्रकरण के लिए क्या करेंगे, विवरण देंगे। तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। प्रश्न नंबर 101 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? यानी कि शिक्षण में अगर रुचि के सिद्धांत से आपको बताना है क्या है, तो छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। देखिए एक लाइन में कितना शॉर्टली आंसर अति लघु में लिखा है, आप लोग 2-3 लाइन भी लिख सकते हैं। तो रुचि से नाम स्पष्ट है कि छात्रों के अंदर आकर्षण भर देना, आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दे देना। प्रश्न नंबर 102 है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। तो शाब्दिक में यानी कि शब्द आए, तो मौखिक मुंह से बोलेंगे तभी ना शब्द आएगा, या हाथ से लिखेंगे तो लिखित हो जाएगा। यानी कि जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो मौखिक और लिखित होता है। अशाब्दिक
यानी कि जो बिना मुंह से कहे या इशारा किए हुए। तो इसमें वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो शिक्षण में क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक जो होती है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं। उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है, जब छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा, छात्रों में कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, चिंतन शक्ति बढ़ जाएगी और नए ज्ञान के प्रति वो एक्टिव होंगे। प्रश्न नंबर 104 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो गतिविधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या है? शिक्षक क्या होता है, शिक्षण क्या होता है? रोचक हो जाता है। अगर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से या कोई भी एक्टिविटी करके उस चैप्टर या प्रकरण को समझाया जाए, कोई भी प्रकरण हो सकता है, तो उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है उस सब्जेक्ट के प्रति, उस प्रकरण के प्रति स्टूडेंट के अंदर, और छात्रों में क्या होती है, क्यूरियोसिटी आती है, उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 105 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? यानी कि कंप्लीट रहना चाहिए, पहले पूर्ण यानी कि सब पता होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बताना है। इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें महात्मा गांधी के बारे में बताना है, तो पहले महात्मा गांधी का फोटो दिखा देंगे, उनका जन्म तिथि, मतलब सारी चीज़ें उन्हें वस्तु का ज्ञान कराया जाएगा, और बाद में एक एक अंश का विश्लेषण किया जाएगा, और बाद में बताया जाएगा कि महात्मा गांधी ने यहाँ असहयोग आंदोलन किया, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसने कहा, तो इन्होंने बहुत सारे नमक कानून तोड़े, दांडी मार्च यात्रा किया। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखी हैं। प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखी हैं। प्रश्न क्या हो, सरल तथा स्पष्ट हो। प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? रीइंफोर्समेंट स्किल का क्या उद्देश्य है? रीइंफोर्समेंट मतलब, री मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा से उसे पुनः क्या करना, फोर्स करना। पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की यानी कि रिस्पॉन्स की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। यानी कि कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, वो माइंड से एक्टिव नहीं है, वो एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहा है, तो उसे पुनर्बलन कौशल के माध्यम से उसे हम रिस्पॉन्स उसके अंदर वृद्धि करेंगे। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 108 है। देखिए, प्रश्न नंबर 108 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे सेकंड पेपर का, शिक्षण अधिगम सिद्धांत का, जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस डाले हैं उन्हें देख लीजिएगा, तब उसके बाद से ये वीडियो देखिएगा। जो नहीं देखे हैं वो जल्दी देख लीजिए, तब देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न के बाद अति लघु सॉल्व किया जाता है, अति लघु के बाद लघु उत्तरी सॉल्व किया जाता है। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत मतलब छात्रों में रुचि जागृत करना। 109 विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। जैसे विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया जाता है तो बच्चों को वो ज्ञान अस्थायी प्राप्त होता है उस ज्ञान के। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? कम्प्रिहेंसिव देते समय मतलब कम्प्रिहेंसिवली बात करते समय क्या ध्यान रखनी चाहिए? तो व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण का कोई, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पर हम व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए, और दृष्टांत मतलब आंखों देखा हाल बताना चाहिए। ठीक है, और वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 111 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर
रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 112 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी कि स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त यानी कि सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कोई भी मूर्त चीज़ें हैं, मान लीजिए मूर्त मतलब जो दिखे सामने वास्तविक रूप से, तो वो स्थूल रहेगी यानी कि बड़ा ही तो रहेगी, और जो अमूर्त जो मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं दिखेगी, वो कल्पना शक्ति या इमेजिनेशन के थ्रू हम लोग जो देखेंगे या सोचेंगे या समझेंगे, वो सूक्ष्म ही तो रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त को स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र भी मान सकते हैं। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं, देखिए मैंने अभी बता दिया आपको, तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको समझना थोड़ा सा उसके कंपेयर में कठिन होता है। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है यानी कि निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। प्रश्न नंबर 114 है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे कक्षा 1 के बच्चे का बैठते हैं, या 2 के बच्चे हैं, यहाँ पे 3 के बच्चे हैं, यहाँ पे 4 के बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को एक क्लास में बैठा के शिक्षा देना बहुस्तरीय शिक्षण कहलाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना के लिए किया जाता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। प्रश्न नंबर 115 है, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो खेल पर आधारित कौन सी 2 शिक्षण पद्धति हो जाएंगी? किंडरगार्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। यही 2 विधि फेमस है खेल पर आधारित, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व निम्नलिखित है। शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान का संबंधीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ विस्तार हेतु, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु। प्रश्न नंबर 117 है, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, मैक्सिमम कोशिश करें कि 2 लाइन से कम ना हो लघु उत्तरी। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? खैर मान लीजिए जो पूछा है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, तो ये इसका एक प्लेस है, तो इसे मैं इसी एक ही लाइन में लिखा जा सकता है, इसे 4 लाइन में नहीं लिखा जा सकता है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? नाम से ही स्पष्ट है, आगमन विधि। शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि हमें उसके प्रकरण के बारे में पता है, यानी कि वो विशिष्ट हो गया, बाद में सामान्य हो गया। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। देखिए मैंने आपको पता है उस प्रकरण के बारे में पता है, यानी कि व्याकरण में हमें रूल्स पता होते हैं, यानी कि जो आगमन विधि है ये क्या हो जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल हो जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल टेक्निक हो जाएगा। दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री, व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के माध्यम मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, प्रयोग। प्रश्न नंबर 120 क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को
प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल देना, यानी कि पाठ को, प्रकरण को रटने से बचाना बच्चों को, और उसे समझने पे और सीखने पे, समझ पैदा करने पे उनके अंदर बल देना। सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, ह्रास एवं अवरोध को रोकना। प्रश्न नंबर 122 है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सहभागी मतलब एक दूसरे के सहयोग से कक्षा में नीरस वातावरण को आनंददायक बना के कक्षा शिक्षण करना और छात्रों के अंदर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाएगा? छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 124 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? तो छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। तो हमने इस प्रकार 125 प्रश्नों को पढ़ लिया है। मात्र 3 वीडियोज़ में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर किया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको जो नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट आप कर सकते हैं। और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियोज़, ताकि उन्हें भी जल्दी से पता लग जाए कि यहाँ पे क्लास ली जा रही है और पढ़ाई जा रही है और प्रैक्टिस करवाई जा रही है। देखिए अभी ये सीरीज चल रहा है, इसके बाद एक एक टॉपिक हम लाएंगे, एक एक, जैसे मान लीजिए उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का या विवरण टाइप का पढ़ाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट है, मतलब पहले प्रैक्टिस सेट सीरीज इसलिए करा दे रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जब हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।